नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की अगली क्लास लेकर मैं आपके लिए उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हम देखेंगे 24 जनवरी से 31 जनवरी 2025 के जितने भी करंट अफेयर हैं उनका संग्रह, साथ ही उनसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस फॉर्म में आपको सामने देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मैं सभी को डिस्क्रिप्शन बताते हुए जाऊंगा, क्योंकि कभी कभी जो प्रश्न में है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो छूट जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन से आपका कवर हो जाएगा। तो देरी नहीं करेंगे, फटाफट शुरू करते हैं। और एक चीज और, मेरे साथ साथ सभी जो है अपना आंसर जो है वो कमेंट करके बताते जाइएगा, कि जैसे प्रश्न क्रमांक 1 है तो एक का ए, एक का बी, एक का सी, एक का डी, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। हाल ही में मुंबई में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट के दौरान छत्तीसगढ़ को कितने करोड़ रुपए के नए निवेश प्राप्त हुए हैं? 10,000 करोड़ रुपए, बी है 8,000 करोड़ रुपए, सी है 6,000 करोड़ रुपए, या ऑप्शन नंबर डी कहता है 12,000 करोड़ रुपए। 24 जनवरी को आयोजित हुआ था मुंबई में, जिसमें जो है छत्तीसगढ़ के हमारे सीएम भी शामिल हुए थे, और वहां पर एफडीआई के माध्यम से छत्तीसगढ़ को बहुत ही भारी राशि जो है निवेश के रूप में प्राप्त होने की संभावना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है कुल कितने हैं? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 6,000 करोड़ रुपए जो है वो निवेश के रूप में प्राप्त हुए हैं। और इसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं? तो बड़ी बड़ी कंपनियों में देखें तो अंबुजा जो है, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड कंपनी है। इसके अलावा जो है बॉम्बे हॉस्पिटल ट्रस्ट है। इसके अलावा राजनांदगांव का आपका डुल्सो है, जिसमें जो है पालतू जानवरों के लिए काम करता है। वे सभी जो है एफडीआई के रूप में छत्तीसगढ़ में निवेश करने को रेडी है। ठीक है, देखते हैं कुछ डिस्क्रिप्शन में क्या है इंपॉर्टेंट। मुंबई में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट के दौरान छत्तीसगढ़ को कुल 6,000 करोड़ रुपए के निवेश प्राप्त हुए हैं। यह मीट एफडीआई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, क्या होता है एफडीआई जो है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, अर्थात जो है दूसरे देश जो है देश में, अपने देश में, जैसे कि भारत में कोई दूसरा देश जो है वो पैसा लगाता है, तो वो आपका कहलाता है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। कैसे कैसे लगाएगा? किसी व्यापार के माध्यम से कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, जिसमें जो है अमेरिका और रूस के कौंसल जनरल तथा देश के प्रमुख उद्योगपतियों ने छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावना पर चर्चा की है। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, आंसर दीजिए। दूसरा है, इन्वेस्टर मीट के दौरान अंबुजा सीमेंट लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ में किए जाने वाले निवेश की प्रस्तावित राशि क्या है? ऑप्शन ए 700 करोड़ रुपए, बी है 2367 करोड़ रुपए, सी है 625 करोड़ रुपए, या डी है 80 करोड़ रुपए। अभी टोटल कितना बताया मैंने? 6,000 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट करने का प्लान है। इसमें से पूछा गया है किसका? अंबुजा सीमेंट का, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड का कितना है? तो याद रखिएगा, अंबुजा सीमेंट का है इन्वेस्ट में राशि जो है 2367 करोड़ रुपए है। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा है। इसके अलावा अगर बॉम्बे हॉस्पिटल ट्रस्ट देखें, इसको भी लिख लीजिए, ट्रस्ट इसका है आपका 700 करोड़ रुपए। ठीक है, 700 करोड़ रुपए है। और इसके अलावा अंबुजा सीमेंट लिमिटेड को तो याद रखना ही है, ध्यान रखिएगा। देखते हैं, साथ ही कमेंट करते जाइए। और ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न और करंट अफेयर तैयार किए गए हैं, तो बिल्कुल इस सेशन को मत छोड़िएगा। और हाँ, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, प्लेलिस्ट में आपको एक साथ मिलता जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, क्या कहता है? राजधानी रायपुर नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया है? ऑप्शन ए 300 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 400 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 500 करोड़ रुपए, और ऑप्शन डी 600 करोड़ रुपए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो है प्रॉपर्टी टैक्स जो होता है वो बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि जो है डीलर जो है जमीन खरीद कर डाइवर्टेड प्लाट करके खाली जगह छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक इन्वेस्टमेंट पर्पस हो जाता है, ताकि जमीन का रेट जो है वो बढ़ता जाए। कहते हैं ना, सोना से भी ज्यादा क्या होता है? जमीन का रेट बढ़ता है। बस वही है, इसीलिए जो है
कृषि भूमि को खरीद लेते हैं, डाइवर्टेड करा के वहां पर खाली छोड़ दिए रहते हैं जमीन का रेट बढ़ाने के लिए। इसीलिए ये टारगेट रखा गया है रायपुर में। और यहाँ पर जो है 2024-25 में जो वसूली का लक्ष्य रखा गया है वो 500 करोड़ रुपए का है, याद रखिएगा। ठीक है, सभी आंसर कमेंट करते जा रहे हैं, बिल्कुल कमेंट करते जाइएगा मेरे साथ साथ, और देखिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। क्या आपका इस लेवल का करंट अफेयर तैयार है? नगर निगम, रायपुर नगर निगम ने पिछली बार करीब 300 करोड़ रुपए के टैक्स वसूली की थी, और इस बार जो है लक्ष्य रखा है 500 करोड़ रुपए का। ठीक है, इसमें 150 करोड़ रुपए अकेले खाली और डाइवर्टेड प्लाट, जो अकेले और डाइवर्टेड प्लाट है उससे सिर्फ जो कितना 150 करोड़ रुपए वसूली का लक्ष्य रखा गया है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, और चौथा प्रश्न हमारा क्या कहता है? प्रस्तावित नीति के अनुसार रायपुर में 2000 वर्ग फुट के खाली और डाइवर्टेड प्लाट पर औसतन कितना प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा? ऑप्शन ए 1000 रुपए, ऑप्शन बी 1500 रुपए, ऑप्शन सी 2500 रुपए, या ऑप्शन डी जो है वो 5000 रुपए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टैक्स तो वसूली कर लेंगे लेकिन टैक्स से औसतन कितना वसूले जाने का लक्ष्य रखा गया है, तो बहुत ही ध्यान से और अच्छे से याद रखिएगा, 2500 रुपए। औसतन 2500 रुपए जो है वसूली का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जो है 2000 वर्ग फुट के प्लाट पर अगर देखा जाए औसतन 2500 का। ठीक है, बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला करंट अफेयर क्या कहता है, देखिए ध्यान से पढ़िए और आंसर जो है वो देते जाइएगा। जब आंसर देंगे अगर आपसे गलत होगा तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, पांचवा, छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 2025 कितनी अवधि तक चलेगा? ऑप्शन ए 24 फरवरी से 10 मार्च तक, ऑप्शन बी 1 मार्च से 31 मार्च तक, ऑप्शन सी 24 फरवरी से 21 मार्च तक, या फिर ऑप्शन डी 15 फरवरी से 25 मार्च तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बजट सत्र जो है अक्सर पूछा जाता है और ये छत्तीसगढ़ का विशेष जो है बजट सत्र है, इसीलिए आपको अच्छे से और ध्यान से याद रखना है। खासकर डेट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बजट सत्र कब से कब तक का चला। ठीक है, आंसर कीजिए, क्या है इसका सही आंसर? 24 फरवरी से 21 मार्च तक जो है वो बजट सत्र चलेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जो है 24 फरवरी से 21 मार्च 2025 तक चलेगा। इस दौरान कुल कितनी बैठकें होनी है? 17 बैठकें होनी है। और यह सत्र विशेष है क्योंकि इसे किसके रूप में मनाया जाएगा? सिल्वर जुबली के रूप में, अर्थात छत्तीसगढ़ गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर, 25वीं वर्षगांठ पर। और इसके मुख्य अतिथि कौन शामिल हो रही है? यहाँ पर हो रही है राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के। ठीक है, उनके आने की संभावना है और इस बजट सत्र में वो शामिल हो सकते हैं। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने उन्हें इनविटेशन भेजा है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए क्या है इंपॉर्टेंट। अगला है, बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के छत्तीसगढ़ आगमन की संभावना किस अवसर से जुड़ी है? विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा से, राज्य की पंचायती राजनीति का शताब्दी वर्ष, छत्तीसगढ़ के सिल्वर जुबली वर्ष का उत्सव, या केंद्र सरकार द्वारा विशेष पैकेज की घोषणा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अभी मैंने बताया था यह जो जुड़ा हुआ है किससे है? छत्तीसगढ़ के सिल्वर जुबली वर्ष उत्सव मनाने से संबंधित है। ठीक है, तो छठवां का सी। सभी प्रश्न के साथ आंसर दीजिएगा, प्रश्न क्रमांक लिखने के साथ साथ ही। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। ऐसी ही सेशन अगर आप जारी रखना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए सारे एग्जाम में आपके कवर हो जाएंगे। और अभी तो जनवरी है, जनवरी से शुरू कर रहे हैं। जनवरी से लेकर अभी तक का जितना भी करंट अफेयर है डेट वाइज वीकली सभी जो है मिलेंगे आपको। ठीक है, सातवां, वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का कौन सा आंकड़ा पार करते हुए पिछले वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ा गया? 140 लाख टन, 142 लाख टन, 144.92 लाख टन, या फिर 145 लाख टन से अधिक? अब ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है
क्योंकि धान खरीदी अभी पूरी नहीं हुई थी कि पिछले वर्ष का रिकॉर्ड टूट गया। ठीक है, तो पिछले वर्ष का रिकॉर्ड टूट गया, अर्थात जो है पिछले वर्ष जितनी धान खरीदी गई थी, धान खरीदी की गई थी, उससे अधिक बीच में ही उस टारगेट को पूरा कर लिया गया। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा 145 लाख टन से अधिक। चलिए देखते हैं, पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ में 144.92 लाख टन धान की खरीदी हुई थी, जो अब तक का सबसे अधिक था। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से देखिए, प्रश्न में बोला गया था कि रिकॉर्ड टूट गया, तो जितना खरीदी हुआ है उससे अधिक होगा तभी तो रिकॉर्ड टूटेगा। तो 145 लाख टन इसका सही आंसर है। 14 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी 14 नवंबर 2024, ठीक है, के बाद इस वर्ष यह आंकड़ा 145 लाख टन से पार हो गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि इस वर्ष नया रिकॉर्ड बन चुका है और संभावना जताई जा रही है कि यह रिकॉर्ड जो है 160 लाख टन तक पहुंच सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न के फॉर्म में है, करंट अफेयर है, बिल्कुल इसी तरह तैयारी कीजिए। ठीक है, क्योंकि पढ़ तो पूरा लेते हैं, लेकिन अगर प्रश्न जब एग्जाम में आ जाते हैं तो फंस जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पूरा तैयार होगा आपका, निश्चिंत रहिए और बस पढ़ते रहिए। 8वां है, धान खरीदी के एवज में अब तक छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को कुल कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है। अर्थात 145 लाख टन जो खरीदी हो गई है, उस एवज में कितना भुगतान हो चुका है। 27,000 करोड़ रुपए, 28,500 करोड़ रुपए, 29,599 करोड़ रुपए, या फिर 30,000 करोड़ रुपए। फटाफट आंसर दीजिएगा, प्रश्न क्रमांक के साथ आंसर देते जाइएगा। ठीक है, जो भी आपका आंसर है उसमें प्रश्न क्रमांक लिखिए, उसके बाद आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 29,599 करोड़ रुपए इतना भुगतान किया जा चुका है। और यह जो पूरे भुगतान है वो ऑनलाइन किया गया है। यह हमारे जो है डिजिटल और पारदर्शी ढंग को दिखाता है, डिजिटली ट्रांसफर किया गया है। कुल कितने किसान को, 25.13 लाख पंजीकृत जो किसान है उनको जो है यह राशि का भुगतान किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न और अगला करंट अफेयर क्या कहता है। फटाफट आंसर दे रहे हैं सभी, हाँ सभी आंसर दीजिएगा, मेरे साथ साथ कमेंट करते जाइएगा और सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। 9वां, बस्तर के किस विशेष प्रयास के अंतर्गत नक्सल प्रभावित इलाकों में तिरंगा फहराने की तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, नियत नीलानार योजना, वन बंधु कल्याण योजना, बस्तर विकास मिशन। बहुत ही सरल प्रश्न है, क्योंकि अभी हाल ही में जो है 26 जनवरी को बस्तर के लगभग बहुत जगह पे 14 जगह है लगभग, उन पर तिरंगा पहली बार फहराया गया है। और यह किस योजना का लाभ है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, नियत नीलानार योजना। योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखिएगा। घोषणा कब की गई थी, 15 फरवरी 2024 को यह योजना घोषित की गई थी। ठीक है, इस योजना की शुरुआत अगर देखें 15 फरवरी 2024 से हुई थी। बहुत ही ध्यान से और अच्छे से पढ़िए, इस डेट को नोट कर लीजिए। जिन्होंने आंसर बी दिया है बिल्कुल सही है, नियत नीलानार, जिसका अर्थ है आपका अच्छा गांव। यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की एक विशेष योजना है जिसका उद्देश्य नक्सल प्रभावित दूरस्थ इलाकों तक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं पहुंचाना है। इस योजना के अंतर्गत ही 14 नए इलाकों में पहली बार क्या है, बस्तर के उस इलाकों में तिरंगा फहराया गया है। ठीक है, 10वां प्रश्न वही कहता है कि गणतंत्र दिवस 2025 पर बस्तर क्षेत्र के कितने स्थानों पर फहराया गया, तो ऑप्शन नंबर सी, 10वां का सी बिल्कुल सही है, 14 स्थानों पर। ठीक है, याद रखिएगा, ये पहली बार हुआ है। अगला देखते हैं क्या कहते हैं अगला प्रश्न। अगला है, पंडित राम मंडावी को वर्ष 2025 में
पद्मश्री सम्मान किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया गया है? पंडित राममल किससे हैं? छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं और इन्हें किस क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान दिया गया है ये बताना है। ऑप्शन ए गोड़ी लोक नृत्य और चित्रकला के क्षेत्र में, बी है पारंपरिक वाद्य यंत्र निर्माण और लकड़ी की शिल्पकला के क्षेत्र में, सी है बस्तर का जनजातीय इतिहास लेखन और डी है बांस से टोकरी निर्माण और मिट्टी शिल्प के लिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस बार आपको याद रखना है पंडित राम मंडावी को विशेषता, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है और इन्हें जो है किस कार्य के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया है। फटाफट आंसर कमेंट करते जाइए। इसका सही आंसर हो जाएगा पारंपरिक वाद्य यंत्र निर्माण और लकड़ी की शिल्प कला के लिए इन्हें क्या दिया गया है? पद्मश्री सम्मान दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से संबंधित है? याद रखिएगा नारायणपुर जिले से। नारायणपुर जिले के गोड़ मुड़िया जनजाति के प्रसिद्ध कलाकार पंडित राम मंडावी को वर्ष 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें पारंपरिक वाद्य यंत्रों के निर्माण, विशेषतः बांसुरी, ठीक है, बांसुरी जिसे उस क्षेत्र में सुलूर कहा जाता है, सुलूर कहा जाता है, सुलूर, ठीक है, लकड़ी की शिल्पकला और उनके 5 दशकों से अधिक समय से किए गए अद्वितीय योगदान के लिए प्रदान किया गया है। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न, ठीक है, वही है, बस थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया है। याद रखिएगा इस प्रकार से करंट अफेयर को घुमा घुमा के पूछा जा सकता है। बस्तर क्षेत्र में प्रचलित पारंपरिक बांसुरी सुलूर के लिए किस शिल्पकार को ख्याति प्राप्त है? रामू नेताम, जनक लाल कश्यप, पंडित राम मंडावी या फिर विष्णु साहू। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सरल प्रश्न है क्योंकि अभी हमने देखा कि पंडित राम मंडावी जी जो कि नारायणपुर से संबंधित है और इन्हें जो है पद्मश्री सम्मान दिया गया है। पूरे डेट वाइज है करंट अफेयर, एक दिन भी नहीं छूटेगा, तो ये ध्यान रखिए कि एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले करंट अफेयर के, ठीक है। और एडीओ का एग्जाम तो सामने है, इसके लिए तो पूरा आपका तैयार हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। एडीओ के एग्जाम तक जो है सारे उस तक वहां तक के जो है 6 महीने के लगभग करंट अफेयर हो जाएंगे कवर, 5 महीने। महाकुंभ के लिए रेलवे द्वारा चलने वाली दुर्ग वाराणसी दुर्ग स्पेशल ट्रेन किस तिथि को दुर्ग से रवाना होगी? 10 फरवरी को, 8 फरवरी को, 22 फरवरी को या फिर 15 फरवरी को। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये विशेषता छत्तीसगढ़ से चलने वाली विशेष ट्रेन है जो कि महाकुंभ कहाँ पर? प्रयागराज के लिए चल रही है, इसे शुरू की गई थी, ठीक है, विशेषता कुंभ के लिए। और यह जो है कुंभ कब से कब तक का था याद है आपको? सभी को याद होना चाहिए। कुंभ जो है अगर नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिए, 13 जनवरी को स्टार्ट हुई है और यह कब से कब तक चलेगा? 26 फरवरी तक, प्रयागराज कुंभ कहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए इस डेट को याद रखिए कि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। या महाकुंभ जो है 12 वर्ष में आयोजित होती है, साल में 12 वर्ष में एक बार, ठीक है। बाकी जो 4-3 जगह हैं वहां पर 6 वर्ष में होती है कुंभ, लेकिन महाकुंभ जो है 12 वर्ष में आयोजित होती है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? यह 8 फरवरी से स्टार्ट थी, दुर्ग वाराणसी दुर्ग स्पेशल ट्रेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। एक और ट्रेन विशेषता चली थी, इसके लिए प्रयागराज महाकुंभ के लिए, ठीक है, कौन सा है देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी विशेष कुंभ मेला ट्रेन 15 फरवरी को दुर्ग से रवाना होगी? बिलासपुर वाराणसी बिलासपुर स्पेशल, दुर्ग वाराणसी दुर्ग स्पेशल, दुर्ग टुंडला दुर्ग स्पेशल या टुंडला दुर्ग टुंडला स्पेशल। अब देखिए इससे पहले जो मैंने बताया वो 8 फरवरी से था, लेकिन यहाँ पर 15 फरवरी से एक और ट्रेन शुरू की जाएगी, ठीक है। 15 फरवरी से एक और ट्रेन रवाना की जाएगी जो कि आपका इसमें कौन सा होगा? बिल्कुल दुर्ग टुंडला दुर्ग स्पेशल। यह ट्रेन जो है 15
फरवरी से शुरू की जाएगी। बढ़ते हैं 28 जनवरी में, देखते हैं प्रश्न क्रमांक के साथ आंसर देते जाइएगा सभी, और जरूर बताइए कि हमारा सेशन कैसा लग रहा है आपको, क्या ऐसे ही कंटिन्यू जारी रखें ताकि आपका करंट अफेयर विशेषता, ध्यान रखिएगा विशेषता छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जो है लेकर हम आ रहे हैं डेली। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है वो बिल्कुल आपके कवर हो जाएंगे। 15, राज्य शासन द्वारा हाल ही में राज्यपाल रमीन डेका के नए सचिव के रूप में किस आईएएस अधिकारी की नियुक्ति की गई है? एस प्रकाश, यशवंत कुमार, डॉक्टर CR प्रसन्ना या फिर RP मंडल। बहुत अच्छा प्रश्न है। राज्यपाल के जो विशेष सचिव हैं, नए सचिव जो हैं, वो कौन से आईएएस अधिकारी को नियुक्त किया गया है? कौन से आईएएस अधिकारी को नियुक्त किया गया है बताना है आपको। यहाँ पर अभी मुख्यतः 3 आईएएस अधिकारी का जो है फेरबदल किया गया है, जिसमें से एक है आपका डॉक्टर CR प्रसन्ना। ठीक है, इन्हें जो है राज्यपाल के विशेष नए सचिव, रमेन डेका के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। इसके अलावा 2 और आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें परिवर्तित किया गया है, जिम्मेदारी नई जिम्मेदारी दी गई है। उसी से संबंधित है यह, फटाफट आंसर देना है आपको। कौन क्या है इसमें? निम्नलिखित में से किस अधिकारी को हाल ही में परिवहन सचिव और परिवहन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? बताया था मैं 3 जो है आईएएस अधिकारी हैं, उनके जो उसमें प्रभार में फेरबदल किया गया है, उन्हें नियुक्त किया गया है, जिसमें से एक आपने देख लिया RS प्रसन्ना। दूसरा यहाँ पर आपको बताना है, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा, परिवहन आयुक्त के रूप में यशवंत कुमार, एस प्रकाश, R सुब्रमण्यम या फिर डॉक्टर CR प्रसन्ना। चलिए फटाफट आंसर दे दीजिएगा। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एस प्रकाश। इन्हें बनाया गया है परिवहन आयुक्त, परिवहन सचिव। इसके अलावा जो है एक और है आईएएस अधिकारी जिनका फेरबदल किया गया है, यशवंत कुमार, लेकिन इनको बनाया गया है ग्रामोद्योग सचिव। ठीक है, इन्हें बनाया गया है ग्रामोद्योग सचिव। याद रखिएगा, यहाँ पर जो पूछा गया है परिवहन सचिव, परिवहन आयुक्त, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक तीसरा जो है यशवंत कुमार है, उनको ग्रामोद्योग सचिव बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। क्या कहता है 29 जनवरी में? UIDAI ने छत्तीसगढ़ की उचित मूल्य दुकानों में लगी EPOS मशीनों को क्यों रिजेक्ट किया? ऑप्शन ए, मशीनें बहुत महंगी थी, बायोमेट्रिक सिस्टम का काम नहीं कर रहा था, सी है तकनीकी रूप से अपग्रेड नहीं थी और सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरी, ऑप्शन डी, इन्हें केंद्र सरकार ने अस्वीकृत कर दिया था। ठीक है, आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है फटाफट। और इसमें से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि बार बार सर्वर का इशू हो रहा था, आप सभी को पता होगा। ठीक है, यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है UIDAI का फुल फॉर्म है, और यह जो है विशेषता तकनीकी रूप से अपग्रेड नहीं थी जो मशीनें, उनको जो है रिजेक्ट कर दिया। ऑप्शन नंबर सी, आपके गांव में भी अगर सोसाइटी होगा, कई जगह कंट्रोल बोला जाता है सोसाइटियों में, या PDS शॉप जो है, दुकान है जहां पर राशन दुकान है, वहां पर विशेषतः बार बार ये समस्या आ रही थी कि सर्वर सर्वर सर्वर। ठीक है, तो इसीलिए जो पुरानी मशीन थी वो अपग्रेडेड नहीं थी, इसीलिए उनको रिजेक्ट किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुख्यतः जो है अपग्रेड करने के लिए, अपडेटेड के लिए अधिक सुरक्षित और तेज स्पीड वाली मशीनें वहां पर लगाई गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं नवीन EPOS मशीनें किस कंपनी द्वारा छत्तीसगढ़ की शासकीय राशन दुकानों में लगाई जाएंगी? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज, मेसर्स लिंक वेल टेलीसिस्टम या टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मशीनें लगाई जा रही हैं वो कौन सी कंपनी की हैं?
क्या आपको ये पता है? अगर नहीं पता होगा तो फिर भी अपना आंसर कमेंट कर दीजिए, देखते हैं सही होता है कि नहीं। और इसका सही आंसर जो होगा मेसर्स लिंक वेल टेली सिस्टम जो है, यह शासकीय छत्तीसगढ़ की जितने भी शासकीय राशन दुकानें हैं वहां पर EPOS मशीन लगाएंगे। ठीक है, तो 18 का सी बिल्कुल सही होगा। प्रदेश में कितने हैं? 13,905 उचित मूल्य दुकानें हैं। अपडेटेड वर्जन में यहाँ पर EPSO मशीन लगाई जा रही है। ठीक है, चलिए फटाफट। ठीक है, आंसर सभी को कमेंट करते जा रहे हैं, पता हो कि ना पता हो बिल्कुल आंसर दीजिए और सेशन कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। 19वां देखते हैं क्या कहता है। छत्तीसगढ़ राज्य के पहले पुलिस महानिदेशक DGP श्री मोहन शुक्ला ने किस अवधि तक यह पद संभाला था? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2000 से 31 दिसंबर 2002, ऑप्शन बी 1 नवंबर 2000 से 26 मई 2001, सी है 2 अक्टूबर 2001 से 26 जनवरी 2004 और डी है 15 अगस्त 1999 से 1 अप्रैल 2001। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में जो है 28 जनवरी को जो DGP जो है, पूर्व DGP पहले राज्य के पहले जो है पुलिस महानिदेशक श्री मोहन शुक्ला जी का निधन हो गया। ठीक है, इसलिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो है DGP के साथ साथ ये CGPSC के फर्स्ट चेयरमैन थे। ठीक है, पहले अध्यक्ष थे। तो आपको कमेंट करके बताना है कि श्री मोहन शुक्ला जी PSC के अध्यक्ष कब से कब तक रहे। ठीक है, पहले इसका आंसर दे दीजिए, उसके बाद जो है आप कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या हो जाएगा सही आंसर। तो ये जो DGP थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, 1 नवंबर 2000 से 26 मई 2001 तक छत्तीसगढ़ के पहले DGP के रूप में नियुक्त किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 28 जनवरी मंगलवार को उनका निधन हो गया। वे कितने उम्र के थे? 85 वर्ष के थे। इसलिए यह प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के पहले DGP थे और साथ ही CGPSC के पहले अध्यक्ष। बीसवा क्या कहता है, देखिए। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव आयोग संपर्क व न्यायिक मामले समिति के प्रभारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जयप्रकाश चंद्रवंशी, मोहन पवार, डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा या वैभव वैष्णव बैरागी? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा को जो है भारतीय जनता पार्टी की चुनाव आयोग संपर्क व न्यायिक मामले समिति के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने 15 सदस्यीय जो है चुनाव आयोग संपर्क व न्यायिक मामले समिति का गठन किया है। क्यों? क्योंकि चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए इस समिति का प्रमुख कार्य चुनाव से जुड़ी शिकायतों और शिकायतों को आयोग तक पहुंचाना। किस शिकायतों? निर्वाचन आयोग तक। और न्यायिक मामलों पर पार्टी की रणनीति तय करना है। ठीक है, इस समिति का दायित्व डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा को सौंपा गया है। ठीक है, जो पहले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी इसकी भूमिका जो है वो निभा चुके हैं। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। क्या कहता है देखिए ध्यान से और आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी देते जाइए। ठीक है, सेशन लंबा नहीं करना है, तभी तो आपको फटाफट तैयार हो जाएगा। 21वां NIT रायपुर और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के बीच हुए समझौते ज्ञापन MOU का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अभी हाल ही में जो है NIT रायपुर और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के बीच एक MOU हुआ है, समझौता ज्ञापन हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह किस क्षेत्र में था? इसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए जैविक खेती को बढ़ावा देना, कृषि विपणन प्रणाली का आधुनिकीकरण, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और मशीनरी डिजाइन में सहयोग करना, ऑप्शन डी ग्रामीण रोजगार योजनाओं का मूल्यांकन करना। बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो यहाँ पर समझौता हुआ है वह मुख्यतः सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और मशीनरी डिजाइन में सहयोग करना है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी अर्थात जो है पर्यावरण या वातावरण के अनुकूल खेती करना सिखाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं
अगला प्रश्न, अगला करंट अफेयर क्या कहता है, देखिए कि एनआईटी रायपुर और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार निम्न में से कौन सा क्षेत्र उनके संयुक्त कार्य का हिस्सा नहीं है। एग्रीकल्चर मशीनरी डिजाइन, ये तो है बिल्कुल। ऑप्शन बी रिसोर्स एफिशिएंट प्रैक्टिस, सी अंतरराष्ट्रीय विपणन और निर्यात नीति, ऑप्शन डी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रश्न को हिस्सा नहीं है बोला गया है, तो सस्टेनेबल और एग्रीकल्चर तो नहीं है। रिसोर्स एफिशिएंट प्रैक्टिस ये भी बिल्कुल था उसमें शामिल, जो शामिल नहीं था वह था अंतरराष्ट्रीय विपणन और निर्यात नीति, जो है यहाँ पर शामिल नहीं की गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य था कृषि क्षेत्र और नवाचार को बढ़ावा देना, तकनीकी का प्रयोग करना और वातावरण के अनुकूल जो है खेती करना सिखाना, इसके साथ ही नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना। इसमें जो है एग्रीकल्चर मशीनरी डिजाइन और रिसोर्स एफिशिएंट प्रैक्टिस जुड़े हुए थे, साथ ही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की भी बात की गई है। इसमें किसी भी प्रकार के विदेशी निर्यात की बात नहीं की गई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट अगला जो है करंट अफेयर, ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए, याद नहीं है तो भी आंसर दीजिए, फिर आप सही आंसर देख लीजिए, फिर भूलेंगे नहीं। जब भी इस सेशन को देख रहे हैं, बाद में भी देख रहे हैं, हाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें जाकर आप शुरू से देखिए। ठीक है, शुरू से बस आपको 30 मिनट 40 मिनट का रहेगा, उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है, देख लेंगे आपको याद हो जाएगा, एग्जाम में वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की 23वीं वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेखित किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पारदर्शिता और उम्मीदवारों को सुविधाएं देने के प्रयास किए जा रहे हैं। आयोग की स्वायत्तता समाप्त करने के लिए, चयन प्रक्रिया में समय की बचत सुनिश्चित करने के लिए, आयोग को भ्रष्टाचार मुक्त और उत्तरदायी बनाने के लिए, आयोग की परीक्षा प्रणाली को राज्य शासन के अधीन लाने के लिए। आयोग अर्थात छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, सीजीपीएससी कांड सभी जान रहे हैं, और इसमें मुख्यतः भ्रष्टाचार विशेषता विषय था। विषय क्यों भ्रष्टाचार हुआ है उसी को लेकर जो है आयोग अभी बहुत ही क्या हुए हैं, एक्टिव हुए हैं। ठीक है, तो आयोग को भ्रष्टाचार मुक्त और उत्तरदायी बनाने के लिए यह जो मुख्यतः 23वीं वार्षिक रिपोर्ट मुख्यतः इसी से संबंधित था। 23वीं वार्षिक रिपोर्ट सीजीपीएससी अध्यक्ष जो होंगे वो किसको सौंपेंगे, राज्यपाल को। ठीक है, राज्यपाल रमेन डेका को सौंपेंगे, माननीय रमेन डेका जी को। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की प्राथमिकता पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पूरा फोकस जो है भ्रष्टाचार पे कि हम किसी प्रकार का घूस नहीं लेते हैं, सिलेक्शन में घूस नहीं लेते हैं। केस आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, सुना है, देखा है, न्यूज में रोज छप रहा था। ठीक है, उसी से संबंधित है। डॉक्टर रीता सांडिल्य द्वारा राज्यपाल को प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्ट में विवादित परीक्षाओं की जानकारी सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता देने हेतु सिफारिश करना, पुराने विवादों को पुनर्जीवित करना और दूसरों पर करना, आयोग की पारदर्शिता बढ़ाने और सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने के लिए। बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि मुख्यतः जो फोकस था आयोग की पारदर्शिता बढ़ाने और सार्वजनिक विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए था। न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं 31 जनवरी में क्या है। कहता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, कौन है छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव, अमिताभ जैन को किस कारण से सम्मानित किया गया। राज्य में मतदाता सूची सुधारने के प्रयासों के लिए, ईवीएम और वीवीपैट की तकनीकी निगरानी के लिए, सी है विधानसभा और लोकसभा चुनाव के सफल निष्पक्ष संचालन के लिए, ऑप्शन नंबर डी है राज्य में पहली बार ऑनलाइन मतदान प्रणाली लागू करने के लिए। ठीक है, तो सचिव जो है मुख्य सचिव अमिताभ जैन को सम्मानित किया गया था, वह मुख्यतः विधानसभा लोकसभा चुनाव के सफल निष्पादन के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी, चुनाव जो है निष्पक्ष हुआ और लोक निष्पक्ष के साथ साथ सफल संचालित हुई, इसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से और अच्छे से पढ़िए,
15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर उन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, थोड़ा साइड भी स्क्रीनशॉट भी ले लिया कीजिए क्योंकि एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन लिखा गया है उसमें से भी कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 26वां प्रश्न क्या कहता है, 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्वारा दिए गए भाषण में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया। ऑप्शन ए, राज्य में चुनाव आयोग के नियमों के उल्लंघन को रोकने में ई वोटिंग प्रणाली के सफल परीक्षण के लिए, विधानसभा और लोकसभा चुनाव के सफल आयोजन के लिए, या ऑप्शन नंबर डी, मतदाता जागरूकता रथ की शुरुआत के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न क्योंकि खासकर अमिताभ जैन जो मुख्य सचिव हैं उनको भी सम्मानित किया गया था। और किस लिए सम्मानित किया गया था, उन्हें भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के सफल आयोजन के लिए, राज्य में सफल आयोजन के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। इसका भी आंसर जो है वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। स्क्रीनशॉट ले लीजिए 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। याद है सभी को? याद है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। 27वां, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को छत्तीसगढ़ आगमन पर किस प्रकार की औपचारिक मान्यता दी गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में, संवैधानिक पर्यवेक्षक के रूप में, राज्य अतिथि के रूप में, या फिर केंद्र सरकार प्रतिनिधि के रूप में। यह प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हालांकि अभी वर्तमान में वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं लेकिन वो छत्तीसगढ़ के भी राज्यपाल रह चुकी हैं। कब थी ये मुझे कमेंट करके आप बताइए, देखते हैं कितने लोगों को याद है और बिल्कुल इसको कमेंट कीजिए। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। राज्यपाल अभी कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर उन्हें मुख्यतः राज्य अतिथि के रूप में स्वागत किया गया उनका, और यहाँ 2 दिन का उनका प्रवास था और उन्हें राज्य अतिथि का दर्जा प्रदान किया गया। आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर थी, राजधानी रायपुर आई थी और अपने कुछ निजी कार्यों के लिए भी आई थी। ठीक है, राजभवन में रुकी थी। मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें राज्य अतिथि के रूप में दर्जा दिया गया उनको। ठीक है, 28वां, आनंदीबेन पटेल के छत्तीसगढ़ प्रवास के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इस यात्रा को एक औपचारिक दौरे की बजाय अर्ध निजी स्वरूप प्रदान करती है। ऑप्शन ए, वे केवल सरकारी बैठकों में भाग लेंगे। बी, वे किसी भी शासकीय योजना की समीक्षा करेंगी। ऑप्शन सी, वे केवल निजी कार्यक्रम में भाग लेंगे और राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे। और ऑप्शन सी, वे विधानसभा को संबोधित करेंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो केवल निजी कार्यों में भाग लेंगी लेकिन जो है राजभवन में विश्राम करेंगी। ठीक है, इस दौरे को पूरी तरह सरकारी नहीं कहा जा सकता बल्कि अर्ध निजी स्वरूप का इसलिए माना गया क्योंकि आनंदीबेन पटेल जो हैं इस दौरे के दौरान किसी राजनीतिक या प्रशासनिक बैठक में भाग नहीं ले रही हैं, न ही वे कोई सरकारी निरीक्षण कर रही हैं। वे राजधानी में केवल एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने आई हैं और रात्रि विश्राम राजभवन में कर रही है जो कि एक औपचारिक स्थल है। हालांकि उन्हें राज्य अतिथि का दर्जा जो है प्रदान किया गया है और यह जो है परंतु उनकी गतिविधियां व्यक्तिगत स्तर की है, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार का दौरा संवैधानिक गरिमा और निजी भागीदारी के मध्य संतुलन का प्रतीक होता है। ठीक है, आई अपने पर्सनल काम से है, निजी कार्य से है, लेकिन जो है वो राजभवन में रुकी हैं, उन्हें राज्य अतिथि का दर्जा दिया गया है। और उनके इस प्रकार के दौरे से यह भी स्पष्ट होता है कि संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति किस प्रकार निजी कार्यक्रमों में भाग लेते हुए भी शिष्टाचार, सम्मान और परंपराओं का पालन कर सकता है। ठीक है, बहुत ही अच्छे हैं जो है इनको राज्य अतिथि का दर्जा प्रदान किया गया और 2 दिन का इनका प्रवास था। तो इस वीक का जो है 31 जनवरी का करंट अफेयर लगभग खत्म हो गया। ठीक है, अगले वीडियो में 1 फरवरी से शुरू होगा और ये सेशन कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए। डेली आपको मिलेंगे, निश्चिंत रहिए। और संडे को छोड़ के डेली आपको ये वीडियो मिलेंगे। तो बिल्कुल सेशन कैसा लगा बताइएगा, कमेंट करके लाइक कीजिए और जितने जैसे कि आप बाद में देख रहे हैं वीडियो को तो भी कमेंट करते जाइए, एक करके आंसर अपना देते जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।